प्रिय बंधुओं, जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। मैं निखिल सबलानिया नई दिल्ली से बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की पुस्तक हु वर अनटचेबल्स एंड हाउ दे बिकम अनटचेबल्स, अछूत कौन थे और अछूत को कैसे बने, या कहें कि अछूत कौन और कैसे का 8वां भाग प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। इससे पहले वाले भाग के अंदर आपने अध्याय 3 के भाग 7 अछूतों की उत्पत्ति और उसका आधार का दूसरा भाग सुना था। क्योंकि ये अध्याय लंबा है, इसलिए 3 भागों में इसे बनाया जा रहा है। तो मैं शुरू करता हूँ जो मैंने छोड़ा था इससे पहले वाला वीडियो, उसके अंतिम पैराग्राफ से। मनु ने लिखा है, जो ब्राह्मण के मुंह, बाँह और जांघ और पैरों से उत्पन्न वर्णों से बाहर के हैं, चाहे वे मल्लेच भाषा बोलें, चाहे आर्य भाषा वे दस्यु हैं। इससे स्पष्ट है कि मनु के समय में आर्य भाषा के साथ साथ मल्लेच अथवा असुरों की भाषा भी बोली जाती थी। तो भी महाभारत में जिस समय का उल्लेख किया गया है, आर्य जातियों में असुर भाषा लगभग लुप्त हो गई। विदुर ने जब युधिष्ठिर को संबोधित करके कहा तो मल्लेच भाषा का प्रयोग किया, जिसे युधिष्ठिर के अतिरिक्त कोई समझ न सके। इसके बाद के समय में राम तर्क बगीश व्यांकरण राम तर्क बागीश व्याकरण ने नाग भाषाएं बोलने वालों का उल्लेख किया है। इससे अनुमान होता है कि मूल असुरों ने अपने बदल गए भाइयों को बहुत बाद तक अपने धर्म और अपनी परंपरागत रीति रिवाजों की रक्षा की। इन्हीं मूल जातियों में ही पैशाची बोलियों का उपयोग होता था, और जैसा हम अभी देख चुके हैं, इन्हीं जातियों में द्रविड़ पांड्य थे। तमिल और दूसरी संबद्ध बोलियों का आधार प्राचीन असुर भाषा ही है। इस मत का समर्थन इस बात से भी होता है कि सिंध की सीमा पर रहने वाली बाहुई नाम की एक जाति की भाषा उनकी भाषा के बहुत समीप प्रमाणित हुई है। वास्तव में डॉक्टर कॉल्डवेल का कहना है, ब्राहुई भाषा के कारण हम द्रविड़ प्रजाति के चिन्हों को सिंधु पार मध्य एशिया के दक्षिण तक खोज सकते हैं। यह प्रदेश, जैसा कि मैं पहले उल्लेख कर चुका हूँ, असुरों अथवा नागों का निवास रहा होगा, जिनकी नस्ल द्रविड़ राज्यों के संस्थापक से बहुत कुछ मिलती होगी। जो भी प्रमाण एकत्र किए हैं उन पर विचार करने से यही निष्कर्ष निकलता है कि दक्षिण के द्रविड़ और उत्तर के असुर अथवा नाग एक ही परंपरा के लोग हैं। दूसरी बात जो ध्यान देने की है वह यह है कि द्रविड़ मौलिक शब्द नहीं है, यह तमिल शब्द का संस्कृत रूप है। यह शब्द तमिल जब संस्कृत में आया, इसको ध्यान दीजिए कि यह बात जो कि ध्यान देना है वह यह है कि जो द्रविड़ मौलिक शब्द नहीं है, यह तमिल शब्द का संस्कृत रूप है। तो शब्द है असल में तमिल, और उसका संस्कृत रूप जो दिया है उसको बोला तमिल को द्रविड़, तमिल। अब इसको आप एक बात सोचिए, किसी को तमिल कहना होगा तो भारत में किस तरह से तमिल कहा जाता होगा? तमिल। तो आर्य ने इसे कैसे बोला होगा? द्रविड़, द्रविड़। आगे मैं पढ़ता हूँ। मूल शब्द तमिल जब संस्कृत में आया तो वह दमिल हो गया और दमिल ही द्रविड़ बन गया। द्रविड़ की व्युत्पत्ति भाषा के नाम से उसकी नस्ल को बोध नहीं होता। तीसरी बात जो याद रखने की है कि तमिल या द्रविड़ केवल दक्षिण भारत की भाषा नहीं थी, किंतु आर्यों के आगमन से पूर्व समस्त भारत की और कश्मीर से रामेश्वरम तक बोली जाती थी। इससे अगली बात जो ध्यान देने की है, आर्य और नागों का संबंध और नागों तथा उनकी भाषा पर इसका जो प्रभाव पड़ा वह है। यह विचित्र बात लगेगी, किंतु इस संबंध का उत्तर के नागों पर जो प्रभाव पड़ा वह उस प्रभाव से बिल्कुल भिन्न है जो दक्षिण भारत के नागों पर पड़ा। उत्तर के नागों ने अपनी मातृभाषा तमिल को छोड़ दिया और संस्कृत को अपना लिया। दक्षिण के नागों ने अपनी मातृभाषा तमिल बोलते, समझते, चिपटते रहे और आर्यों की संस्कृत भाषा को नहीं अपनाया। यदि वह भेद ध्यान में रहे तो इससे बात के समझने में सहायता मिलेगी कि द्रविड़ नाम केवल दक्षिण भारत के ही लोगों
पर क्यों लागू हुआ? उत्तर भारत के द्रविड़ अपनी द्रविड़ भाषा बोलना भूल चुके थे, इसलिए उनको द्रविड़ नाम से पुकारा जाना संभव हो गया। लेकिन जहाँ तक दक्षिण के नामों की बात है, उन्हें द्रविड़ कहने का औचित्य दो कारणों से बना रहा। एक तो ऐसे लोग रह गए थे जो द्रविड़ भाषाएं बोलते थे। यही वास्तविक कारण है कि दक्षिण के लोग द्रविड़ कहलाते हैं। दक्षिण के लोगों के लिए द्रविड़ शब्द का विशेष प्रयोग होने से यह नहीं भूलना चाहिए कि नाग और द्रविड़ एक ही हैं। वे एक ही प्रजाति के दो भिन्न नाम हैं। नाग उनका जातिगत संस्कृतिगत नाम है और द्रविड़ भाषागत। इस प्रकार दास वे ही हैं जो नाग है और नाग वे ही है जो द्रविड़ है। दूसरे शब्दों में हम भारत की नस्लों के संबंध में इतना ही कह सकते हैं कि अधिक से अधिक दो नस्लें ही रही हैं, आर्य और नाग। स्पष्ट है कि श्री मिस्टर राइस का मत निराधार सिद्ध होता है। यह मत भारत की 3 नस्लों को स्वीकार करता है, जबकि वास्तव में वे 2 ही हैं। यदि ये मान भी लें कि द्रविड़ के आगमन से पूर्व एक तीसरी आदिवासी जाति भारत में रहती थी, तो क्यों यह कहा जाता है तो क्या द्रविड़ों से पूर्व के आदिवासी भारत के वर्तमान अछूतों के पूर्वज थे? सत्य बात का पता लगाने के लिए हमारे पास 2 कसौटियां हैं, एक मानव शरीर शास्त्र की और दूसरी मानव वंश विज्ञान नस्ल की। भारत के बारे में मानव शरीर शास्त्र की दृष्टि से विचार करने पर प्रोफेसर धुरे ने अपने भारत में जाति और नस्ल नामक ग्रंथ में कुछ ध्यान आकर्षित करने वाली बातें कही हैं। उसी में से एक उद्धरण है। संयुक्त प्रांतों के ब्राह्मण को प्राचीन आर्यों का एक विशेष प्रतिनिधि मानकर हम उसी से तुलना आरंभ करते हैं। यदि हम विभिन्न अवयवों की ओर ध्यान दें तो ऐसा मालूम होता है कि संयुक्त प्रांत के क्षत्रिय को छोड़कर वह पंजाब के चूड़ा और खत्री की अपेक्षा छोटा पड़ता है। चूड़े और खत्री के विभेदी अवयवों का भेद संयुक्त प्रांत के ब्राह्मण और पंजाब के चूड़े के बीच अंतर में कुछ ही कम है। इसका अर्थ यह हुआ कि संयुक्त प्रांत का ब्राह्मण शारीरिक दृष्टि से अपने प्रांत के क्षत्रियों को बहुत ऊंची जाति के अतिरिक्त शेष सभी जातियों की अपेक्षा पंजाब के चूड़े और खत्री से अधिक समीप है। संयुक्त प्रांत के ब्राह्मणों ने इस विभेद पर विचार करें। संयुक्त प्रांत के ब्राह्मण और बिहार के ब्राह्मण का माप आर्य संस्कृति के प्रसार के हिसाब से सोचा जाए तो शायद बहुत समान होना चाहिए, किंतु उसमें इतना ही भेद है जितना संयुक्त प्रांत के ब्राह्मण और पंजाब के चूड़े में। ऐतिहासिक आधार पर हम समझते हैं कि बिहार को संयुक्त प्रांत के आसपास होना चाहिए, किंतु तालिका की ओर देखने से पता लगता है कि कुर्मी ब्राह्मण के समीप है और चमार तथा डोम से दूर है। लेकिन यहाँ चमार ब्राह्मण से इतना दूर नहीं है जितना संयुक्त प्रांत का चमार संयुक्त प्रांत के ब्राह्मण से है। बंगाल की तालिका देखने से पता लगता है कि सामाजिक सीढ़ी के निचले 6ठे दर्जे पर जो चांडाल है उसका स्पर्श मात्र अपवित्र करता है। उसमें और ब्राह्मण में बहुत अंतर नहीं है। कायस्थ जो दूसरे दर्जे पर है उससे नाम मात्र का भेद है। बंबई में देशरथ ब्राह्मण जितना चितपावन ब्राह्मण के समीप है, उतना ही सोन कोली एक मछुआ जाति के मराठा प्रदेश की अछूत जाति महारो का कुनबी नामक किसान जाति के साथ साथ दूसरा नंबर है। इसके बाद आते हैं शैनवी ब्राह्मण, नागर ब्राह्मण और ऊंची जाति वाले मराठे। यह परिणाम कुछ पुराने हैं। सामान्य तौर पर कहा जाए तो इसका यही मतलब है कि बंबई में सामाजिक ऊंच नीच और शारीरिक भेद में किसी प्रकार का तारतम्य नहीं है। अंत में हम मद्रास को लेते हैं। यहाँ हमें भिन्न भिन्न भाषागत प्रदेशों को पृथक पृथक लेना चाहिए, क्योंकि भिन्न भिन्न प्रदेशों में सामाजिक ऊंच नीच का स्तर भिन्न भिन्न है। मिस्टर रिस्ले और ई थर्स्टन ने जातियों के क्रम का जो औसत निकाला है वह इस प्रकार है।
कापू, सले, माला, गोला, मदिगा, फोगत और कोमती। उनके सामाजिक दर्जे के अनुसार इनका क्रम इस प्रकार है: ब्राह्मण, कोमती, गोला, कापू और अन्य तथा सले, फोगत और अन्य, माला, मदिगा का दर्जा सबसे नीचा, क्योंकि वे तेलुगु प्रदेश के पेरिया अंत्यज है। कन्नड़ प्रदेश में नासिका माप के अनुसार क्रम है: कर्नाटक स्मार्थ, ब्राह्मण, बंतु, बिल्वा, माइम ब्राह्मण, बो कालिंगा, गनिंग, लिंग, बंजिंग, पांचाल, कुरहा, हेले, देष्ठा ब्राह्मण, सोरया और बिदार। सामाजिक अग्रता के हिसाब से जातियों का क्रम इस प्रकार है: ब्राह्मण, बंत, बोंकलिंगा, तोरयू आदि, कुर्बा और गनिंग, बगड़ा और कम और श्लोक, बिल्लवा, बेद, होले। इस तुलना का महत्व उस समय और भी बढ़ गया जब देखते हैं कि कन्नड़ के अछूत का नासिका माप 75.1 है, जबकि ब्राह्मण का नासिका माप 71.5 है, और जंगल के कुंभ तथा सोलग जो हिंदू रंग चढ़ने पर जो स्थान उन्हें मिला उस पर स्थित है कि नासिका का माप 86.1 तथा 85.1 है। अपनी नासिका माप के हिसाब से तमिल जातियों का क्रम इस प्रकार है: तीयन 75, नंबूदरी 75.5, नैयर 76.7, चरुमन 72.21, 72.2। इनकी सामाजिक अग्रता का स्तर इस प्रकार है: नंबूदरी, नायर, तीयन, चरुमन। ट्रावन्नोर जंगली जाति कानिकर का नासिका का माप 86.6 है। इस प्रकार चारुमन एक अछूत कानिकर की अपेक्षा ब्राह्मणों की नस्ल का है। उक्त उदाहरण में जो दूसरी जातियों के बारे में कहा गया है, यदि उसे छोड़ दे और केवल अछूत के बारे में जो कुछ कहा गया है उसी पर विचार करें तो यह स्पष्ट है कि पंजाब के चूड़े संयुक्त प्रांत का नासिका माप के ब्राह्मण समान ही है। बिहार के चमार का नासिका माप बिहार के ब्राह्मण से कुछ भिन्न नहीं है। कन्नड़ के हेलिया अछूत का नासिका माप कन्नड़ के ब्राह्मण से कहीं ऊंचा है, और चेरुमन तमिल के पेरियाओं से भी निचले दर्जे को प्राप्त का नासिका माप उसी नस्ल का है जिस नस्ल का तमिलनाडु के ब्राह्मण का। यदि किसी जाति को नस्ल निश्चित करने के लिए मानव शरीर शास्त्र एक विश्वसनीय विज्ञान है, तो हिंदू समाज पर इस शास्त्र के लागू करने के लिए जो परिणाम है उससे यह बात निश्चित प्रमाणित होती है कि ब्राह्मण और अछूत एक ही नस्ल के हैं। इससे यही परिणाम निकलता है कि यदि ब्राह्मण आर्य है तो अछूत भी आर्य है, यदि ब्राह्मण द्रविड़ है तो अछूत भी द्रविड़ है, यदि ब्राह्मण नाग है तो अछूत भी नाग है। इस स्थिति में राइस का सिद्धांत निराधार सिद्ध होता है। नस्ल की अस्पृश्यता का आधार होने का सिद्धांत मानव शरीर शास्त्र के विरुद्ध तो पड़ता ही है, उसे हमारी उस जानकारी से भी किसी तरह संबल नहीं मिलता जो हमें भारत की नस्लों के बारे में प्राप्त है। यह बात भली भांति ज्ञात है कि भारत के लोग किस समय आदिवासियों के आधार पर संगठित थे, और यद्यपि अब कबीलों ने जातियों का रूप ले लिया है तो भी कबीलों का संगठन अभी तक विद्यमान है। प्रत्येक कबीला टोलियों में बटा हुआ था और टोलियां परिवारों के समूह में बटी हुई थी। हर परिवार समूह का अपना एक कबीला चिन्ह होता था, चाहे कोई जानवर वस्तु हो चाहे बेजान, जिसका परस्पर एक ही टोटम होता है। वह विजातीय विवाह करने वालों के समूह के रूप में संगठित हो जाते थे, जिन्हें हम गोत्र या कुल कहते हैं। सगोत्र परिवारों के विवाह संबंध वर्जित थे क्योंकि यह माना जाता था कि वे एक ही पूर्वज के वंशज हैं और उनकी नसों में एक ही रक्त दौड़ रहा है। इस प्रकार इस बात का ध्यान रखकर यदि भिन्न भिन्न कबीलों और जातियों के इष्ट देव प्रतीकों का अध्ययन किया जाए तो वह नस्ल के निर्णय करने में नासिका माप निरापद कसौटी का काम दे सकता है। दुर्भाग्य से भिन्न भिन्न जातियों के विविध टोटमों पर समाज शास्त्र के विद्यार्थियों ने एकदम ध्यान नहीं दिया। यह धारणा है कि इस बात का मुख्य कारण जनगण आयोग की लापरवाही है। हिंदू सामाजिक पद्धति की वास्तविक इकाई और हिंदू समाज का मूलाधार उपजाति है। इसका नियम है कि उस उपजाति से बाहर किसी से विवाह न किया जाए।
इससे बढ़कर गलती नहीं हो सकती। हिंदू समाज इकाई उपजाति नहीं है, किंतु सजातीय विवाह प्रथा के नियम के आधार पर बना हुआ परिवार है। इस अर्थ में हिंदू समाज एक कबायली समाज है, वह उपजाति पर आधारित समाज नहीं। हिंदू परिवार में विवाह के अवसर पर कुल और गोत्र के विचार को ही प्रधान महत्व दिया जाता है। जाति और उपजाति का विचार गौण है। हिंदू समाज के कुल और गोत्र का वही दर्जा है जो आदिम समाज में कबायली प्रतीकों टोटमों का था। इससे प्रकट होता है कि हिंदू समाज अपने संगठन की दृष्टि से अभी भी कबीला ही है। परिवार उसका आधार है। उसे सजातीय विवाह प्रथा के नियम को लागू करना होता है, तो इसमें कबीलों के कुल और गोत्र पर आधारित विजातीय विवाह निषेध नियम का पालन करना होता है। इस बात को स्वीकार करना कि उपजाति की अपेक्षा पारिवारिक महत्व स्थापित होता है महत्वपूर्ण है। इससे हिंदू परिवारों में प्रचलित कुल और गोत्रों के नाम का अध्ययन आवश्यक है। इस प्रकार के अध्ययन से भारत के लोगों की नस्ल के निर्धारण के अध्ययन में बड़ी सहायता मिलेगी। यदि भिन्न भिन्न जातियों के एक ही कुल और गोत्र है तो कहना असंभव होगा कि यद्यपि सामाजिक दृष्टि से जातियां भिन्न भिन्न हैं, किंतु नस्ल की दृष्टि से एक ही है। इस प्रकार के दो अध्ययन हुए हैं, एक महाराष्ट्र के मिस्टर रिस्ले द्वारा और दूसरा पंजाब में रोज द्वारा। दोनों अध्ययनों का जो निष्कर्ष प्राप्त हुआ है, उससे इस सिद्धांत का एकदम खंडन हो जाता है कि अछूत आर्यों अथवा द्रविड़ों से भिन्न नस्ल के हैं। महाराष्ट्र की मुख्य आबादी मराठों की है। महार महाराष्ट्र के अछूत है। उन दोनों के नस्लीय अध्ययन से पता चलता है कि दोनों एक कुल के हैं। वास्तव में एक रूपता इतनी अधिक है कि मराठों ने भी शायद ही कोई एक भी ऐसा कुल हो कि मराठों में भी शायद ही कोई एक भी ऐसा कुल हो जो महारों में ना हो। इस प्रकार पंजाब में एक बड़ी जनसंख्या जाटों की है। मजहबी सिख अछूत गिने जाते हैं, उनमें अधिकांश चमार हैं। मानव शरीर शास्त्रीय खोज से प्रकट होता है कि दोनों के गोत्र समान हैं। यह सब बातें सही होने पर यह कैसे कहा जा सकता है कि आर्य भिन्न नस्ल के हैं। जैसा कि मैंने कहा कि यदि इन चिन्हों टोटमों कुलों और गोत्रों का कुछ भी अर्थ है, तो इतना अर्थ तो होना ही चाहिए कि जिनका एक ही टोटम है वे संबंधी होंगे। यदि वे एक ही रक्त के रहे तो वे भिन्न नस्ल के नहीं हो सकते। अतः छुआछूत की उत्पत्ति को नस्ल का सिद्धांत नहीं मानना चाहिए। ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। हम अध्याय 8 पढ़ेंगे इस भाग का अगले वीडियो के अंदर। वीडियो नंबर 9 हमारा होगा, वीडियो नंबर 9 होगा। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। प्रिय बंधुओं, जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। मैं निखिल सबलानिया, नई दिल्ली